Hello, dear student. Welcome to the नून अकेडमी। आप सभी का स्वागत है नून अकेडमी पर। हाय अमृता, हाय हर्षवर्धन, हाय अजित, हाय तेजश्री, हाय शीतल, हाय सूरज, हाय सतीश। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जानवी, आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए क्या? हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, ठीक है। जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ ना, उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ना। अगर आपको अलग से अगर नोट चाहिए, मान लीजिए अलग सारे चैप्टर की एक ही बार, ठीक है, सारे चैप्टर की नोट्स अगर आपको चाहिए एक ही बार में, ठीक है, तो उसे भी मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है, उसे भी मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। तेजश्री, सुदर्शन, जानवी, ठीक है। मैं सबको देखो, सेशन होने के बाद, देखो सेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर होने के बाद हमारा, ठीक है, हमारा जब ये चैप्टर हो जाएगा ना, ये चैप्टर होने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक पीडीएफ दूंगा। और इस पीडीएफ में क्या होगा, ग्रेविटेशन के सारे नोट्स होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन के जितने भी पॉइंट होंगे इन शॉर्ट, सारे पॉइंट शॉर्ट में दे दूंगा, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन भी उसमें होंगे, सारी चीजें मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैं सबको दे दूंगा, डोंट वरी। काजल, आपको भी दूंगा, दे दूंगा, ठीक है, सारे बच्चों को मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, ऐसे एक या दो, मतलब 2 दिन लग सकते हैं उसे तैयार करने में, ठीक है। तो ये इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा उसको, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट में पूरी करूंगा, डोंट वरी। कैसे हो, एक बार मुझे बताओ। बढ़िया है, मजे में चल रहा है। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? कैसे चल रहा है लॉकडाउन आपके सिटी में? बढ़िया चल रहा है ना? बुरा चल रहा है? क्या हुआ अमृता, क्यों बुरा चल रहा है? खतरनाक? ये फोर क्या है, पार्ट, ये फोर्थ लेक्चर है। दिस फोर इज इंडिकेट द नंबर ऑफ लेक्चर, कितने लेक्चर हुए हैं ग्रेविटेशन पर, ये फोर उसे इंडिकेट करता है। मैं बहुत बढ़िया हूँ बबीता, आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हो बबीता? मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखो लॉकडाउन तो बुरा चल रहा है। हाँ, लॉकडाउन तो अच्छा नहीं होता, सारी इकोनॉमी हमारी ठप हो गई है, इकोनॉमी ठप हो गई है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें यार, इससे कुछ कर भी नहीं सकते ना। ये गवर्नमेंट क्या कर, अभी क्या गवर्नमेंट ने लगा दिया तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं सिटी में नहीं हूँ बेटा, मैं एक स्मॉल विलेज है, ठीक है, वहां से हूँ। यहाँ पर तो उतना उसका इफेक्ट नहीं दे देता। हाँ, उनका स्टार्ट करेंगे, उनका स्टार्ट करेंगे, छोटा टॉपिक है आज, जल्दी से हो जाएगा, डोंट वरी। ओमकार, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक छोटा सा गांव है, वहां पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर लॉकडाउन का इतना इफेक्ट नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। आ, या आप भी हो विलेज से, या विलेज में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता लॉकडाउन का या फिर किसी भी चीज का, ठीक है। देखो एक यवतमाल, देखो यवतमाल से हूँ, और यवतमाल में एक स्मॉल सिटी है, स्मॉल विलेज कह सकते हैं, महागांव, ठीक है, वहां से, ठीक है, वहां से हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन को स्टार्ट करना है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन ने एक लॉ दे दिया है। न्यूटन ने क्या किया, जो केपलर्स की लॉ थी ना, जो केपलर्स की लॉ थी ना, इसकी पढ़ाई की। और उसके बाद उन्होंने एक लॉ दे दिया, उसे हम कहते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और इसी लॉ के जरिए उन्होंने हमें बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, मतलब ये किसके बराबर होता है, ये हमें न्यूटन ने इसी लॉ में बताया है, उसे हम कहते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
और इस लॉ के जरिए हम किसी भी प्लैनेट पर यानी अर्थ हो, मून हो, कह सकते हैं कि मार्स हो, किसी भी प्लैनेट का हम क्या कर सकते हैं, वह उसका हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस लॉ के जरिए। अभी इस लॉ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लैनेट का, वो मार्स हो, प्लूटो हो, ठीक है, सन हो, किसी भी प्लैनेट का हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्लैनेट का मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट है उन सब का कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसे कहा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा है, क्योंकि ये लॉ ही ऐसा है कि इसके जरिए आप किसी भी प्लैनेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, अब उसके बीच में दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है, ठीक है, सबसे आसान तो यही है। चलो हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे नए आए हैं, उनको एक बार मैं बता दूं, ठीक है। ओके अंकिता, एक मिनट में सबसे पहले गणेश के क्वेश्चन का पेपर आंसर दे दूं एक बार। देखो जो बच्चे न्यू बच्चे हैं ना यहाँ पर, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार मैं बता दूं, जो हमारा क्लास होता है ना, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव बैच चालू है क्लास 10 के लिए, जो बच्चे क्लास 9 से 10 में गए ना, जो भी बच्चे क्लास 9 से 10 में गए ना, उनके लिए ये बैच चालू है अभी, ठीक है। उनके लिए मैं थोड़ा सा उनके लिए एक बेसिक कोर्स लेकर आया हूँ। इसमें क्या करेंगे, वो सारा साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव कोर्स है। और देखो हमारा जो क्लास होता है ना, शाम को 6 बजे होता है, 6 PM को होता है, ठीक है, हर रोज डेली। लेकिन क्या हो गया, कल मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, कल थी छुट्टी, तो इसके वजह से कल का जो सेशन था ना वो मैं आज ले रहा हूँ, कल का सेशन है ना वो मैं आज ले रहा हूँ, ठीक है। और आज का सेशन 6 बजे होगा, आपका सेशन फिर से 6 बजे होने वाला है आज। ये तो एक्स्ट्रा सेशन है, कल हमने नहीं लिया था इसके लिए, ठीक है, कल हमने नहीं लिया था ना, इसके लिए हमने ये आज का सेशन ले लिया है 12 बजे। लेकिन शाम का सेशन आपका 6 बजे होने वाला है, ठीक है, आपका सेशन 6 बजे होने वाला है फिर से, एक बार आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? जानवी बेटा एक काम करो ना, आप आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन बैंक करो ना। जानवी बेटा आप क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दो ना, मैं कहूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक पर आप ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन बैंक, क्योंकि ये थियरी तो आपको अब नहीं पढ़ी तो भी चलेगी, आपको क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देना है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करने हैं, आप क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई करो ना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक 8 बजे होता है, हर रात 8 बजे क्वेश्चन बैंक होता है ना क्लास 10 के लिए, क्वेश्चन बैंक का सेशन होता है ना, क्वेश्चन बैंक का सेशन होता है हर रात 8 बजे क्लास 10 के लिए, ठीक है। ओके, ओके, सबको मिल गए उनके आंसर, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? अंकिता कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी मुझे। जस्ट नहीं है ना, चलो यहाँ पर देखो, न्यू सर 8 बजे अजय शाह का लेक्चर होता है। सतीश आप कौन से क्लास में हो अभी? देखो क्लास 8 बजे जो लेक्चर होता है ना, 8 बजे जो लेक्चर नहीं, 8 बजे तो हमारा लेक्चर है ना, 8 बजे क्लास 10 के लिए लेक्चर है ना, 8 बजे क्लास 10 के लिए लेक्चर है ना क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, वो तो हमारा फिक्स टाइम है ना। अजय सर का मुझे लगता है, अजय सर का क्वेश्चन बैंक का नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव बैच होगी अजय सर की, क्लास 9 के बच्चों के लिए जो अभी 10th में गए हैं उनके लिए होगा, ठीक है, ऐसा है कुछ, ठीक है, ठीक है, ओके।
सृष्टि क्या डाउट है बेटा, पूछो। हेलो सृष्टि। सर सर जो हमारा मिस हुआ है वो कैसे कवर करें फिर? हेलो। सर जो मिस हुआ है वो कैसे कवर करें? हाँ, एक मिनट बता देता हूँ। देखो, जो भी चीजें आपकी मिस हुई है ना, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर, देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। जो रिकॉर्ड हुआ है ना वो आपको मिल जाएगा। आप कैसे देखना है, देखो, जब आप ऐप को ओपन करते हो ना, और जब आप इस ग्रुप को ओपन करते हो, ऐप को ओपन करने के बाद जो मेरा ग्रुप है ना एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव जो ग्रुप अभी मैंने बनाया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको वहां पर एक लर्न सेक्शन दिखाई देगा, लर्न सेक्शन, और दूसरा दिखाई देगा फील्ड सेक्शन। तो इस लर्न सेक्शन पर जाना है और वहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है, देखो, ऑल द अबव कंसीडरेशन इंक्लूडिंग द केपलर्स लॉ लेट द न्यूटन्स फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटी। ठीक है, अभी जो ये थ्योरी दी है ना न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने, ठीक है, तो ये तो न्यूटन ने दी है, लेकिन ये किसके बेसिस पर तैयार की गई है, तो ये तैयार की है केपलर्स लॉ के बेसिस पर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। न्यूटन केपलर्स के कौन कौन से लॉ, तीन लॉ हमने देख लिए केपलर्स के। ठीक है, उसके बेसिस पे उनकी स्टडी की, उसके बाद किस तरह से प्लांट होते हैं, किस तरह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, उनका स्पीड भी चेंज होगा। तो इसके आधार पर न्यूटन ने अपना एक यहाँ पर लॉ दे दिया, उसे हम कहते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डेफिनाइट फोर्स। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डेफिनाइट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए इसका मास m1 होगा, तो इसका मास मान लीजिए m2 होगा, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, हर एक चीज के बीच में होता है। आपके मोबाइल और आपके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं और मेरे लैपटॉप के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जहां पर आप बैठे हो और आपके अगर बाजू में कोई चीज हो, इन दोनों के भी बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका अगर मास की बात करें एज कम्पेयर टू द अर्थ, तो बहुत कम है। हमारे मोबाइल का मास होता ही कितना है, हमारा मास होता ही कितना है। ठीक है, तो इसके वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत कम होता है, इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये सबसे वीक फोर्स है इन दिस, ये सबसे वीक फोर्स है। नेचर का सबसे वीक फोर्स कौन सा है, यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना वीक होता है कि बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब उसके इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, अब देखो, एक मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी क्या है, एक बार देख लो अभी। ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसका मास होगा मान लीजिए m2, इसका मास m2 है, और इसका मास m1 है। ठीक है, इसका मास मान लीजिए अर्थ का बहुत भारा मास है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो F होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जिस फोर्स से ये जो ये चीज है ना, मान लीजिए इसे एप्पल मान लेते हैं। ठीक है, जिस फोर्स से ये जो एप्पल अर्थ की तरफ खींच रहा है ना, तो क्या उसी फोर्स से, यानी सेम मैग्नीट्यूड से, क्या अर्थ भी इस एप्पल की तरफ खींच रही होगी क्या, क्या सेम मैग्नीट्यूड से वही हो रहा होगा क्या, कोई मुझे बताएगा। तुष्टि, अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो एक बार रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो तुष्टि, या फिर से ज्वाइन करो एग्जिट कर कर।
हाय वेलकम मोहिनी। देखो, जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रही है, इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, क्या उसी फोर्स से क्या ये एप्पल भी इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है क्या, सेम मैग्नीट्यूड से? यस और नो? ठीक है, तो देखो आंसर है इसका यस। आंसर यस है। आंसर क्या है? यस है। आंसर क्या है? यस। देखिए, देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड होता है मास पर, मास के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब m1 इंटू m2 इसके ऊपर डिपेंड होता है। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही किसी सिंगल मास पर डिपेंड करता है। किसी भी सिंगल मास पर, यानी सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही सिर्फ इस एप्पल के मास पर डिपेंड करेगा। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट किया जा रहा है उसी फोर्स से एप्पल को भी अट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा ना वो कांस्टेंट होगा, दोनों इस पर सेम फोर्स लगने वाला है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अब, अगर सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं अगर सेम फोर्स लग रहा है तो ये एप्पल क्यों नहीं, ये एप्पल है ना अर्थ के ऊपर गिरता है, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है। तो क्या अर्थ भी एप्पल के ऊपर गिरेगी क्या? यानी अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है तो मान लीजिए ये जो एप्पल है ना ये अर्थ है, ये एप्पल अर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है, और ये अर्थ भी क्या होगा, एप्पल की तरफ आएगा थोड़ा सा। कह सकते हैं ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी दोनों भी चीजें एक दूसरे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल, दोनों चीजें जाएंगी। लेकिन एप्पल का मास कैसा होता है? बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। एप्पल का मास कैसा होता है? निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। और अर्थ का मास कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, जो एप्पल का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इन दोनों के बीच में, वो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता, अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि अर्थ की जो भी मूवमेंट होती है ना वो निग्लिजिबल होती है। लेकिन एप्पल की मूवमेंट होती है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये वहां पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि एप्पल का जो मास है ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, मास डिफरेंट है। ठीक है, इसके वजह से बिल्कुल सही है। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो अभी नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस theory, every object in the universe attract the every other object with the definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects. यानी दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे ना इसके मासेस के बराबर होता है, मतलब m1 into m2, and it's inversely proportional to the square of the distance between them. आणि ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इस तरीके से हम इस फार्मूले को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का डिस्टेंस, यही हो गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो लॉ है ना यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट के लिए एलिजिबल है, तो इसके वजह से इसे हम कहेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो मैथमेटिकली किससे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 into m2। ठीक है, m1 and m2, एंड ये हो गया। उसके बाद दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब d का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमें यहाँ पर ये साइन निकाल देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और यहाँ पर हमें इक्वल टू लेना है और एक कांस्टेंट लेना है, तो क्या करेंगे वहां पर हम F इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट क्या लेंगे हम? मान ले चलो g ले लेते हैं। ठीक है, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो g हमारा यहाँ पर बन गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या बन गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये न्यूटन ने यहाँ पर g ले लिया कांस्टेंट। ठीक है, g क्या ले लिया यहाँ पर? कांस्टेंट ले लिया। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी दो प्लैनेट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट लेते ही क्यों है, देखो कांस्टेंट क्यों लेते हैं, कभी भी मान लीजिए, ठीक है, देखो कभी भी कोई भी चीज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। अगर उससे हम अगर अगर कोई वैल्यू अगर हमें लेनी हो तो वहां पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। कांस्टेंट की वजह से क्या होती है, हमें वहां की एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वहां पर कई फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर की वजह से क्या होता है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, थोड़ा सा हमें अलग मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे हमें सही लेना है, ठीक है, इसको करेक्ट करना है, तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो इन इनके रेशियो को, मतलब मास और डिस्टेंस के रेशियो को एक कांस्टेंट होता है। यानी क्या होगा, अगर इतना मास बढ़ेगा, ठीक है, इतना मास बढ़ेगा तो इतना ही फोर्स बढ़ेगा। अगर इतना डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है, ये अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अनुराग कह रहे कि सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, ठीक है बेटा, फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, एक बार सुनो अभी। हाँ, बाद में एमसीक्यू लेंगे, एमसीक्यू लेंगे बेटा, डोंट वरी। देखो अभी इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। अभी न्यूटन ने इस लॉ में कहा, क्या कहा है कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक डेफिनाइट फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, दिस फोर्स is directly proportional to the product of their masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। and ये क्या होता है, उसके मासेस के प्रोडक्ट को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे आपको चीजें यहाँ पर समझनी होगी। चलो अब आईएमपी पॉइंट में आपको एक बार बता देता हूं। देखो अब आईएमपी पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखो आईएमपी पॉइंट क्या है अभी, देखो द अबव लॉ मींस दैट द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो डबल। यानी देखो हमारा लॉ क्या कहता है, सबसे पहले फोर्स डायरेक्टली, सॉरी, फोर्स E इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर। यहाँ पर क्या कहा है, अगर किसी भी प्लैनेट का, यहाँ पर हमने दो प्लैनेट लिए, दो ऑब्जेक्ट ले लिए, किसी भी प्लैनेट का, मान लीजिए m1 का या फिर m2 का, m1 का या फिर m2 का, दोनों में से किसी का भी अगर मास डबल हो गया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लिया, F इक्वल टू जी m1 टू m2, ठीक है, m2 का मास डबल ले लिया या फिर m1 का मास डबल ले लिया, तो क्या होगा, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो भी डबल होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, also if the distance is double the force is necessary, force is decreased by the factor 4। यानी मान लीजिए देखो फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर डी की जगह अगर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर डबल कर दिया, डबल का मतलब क्या, 2 कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो अगर मान लीजिए अगर डी अगर डबल हो गया, यानी दो प्लैनेट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो अगर डबल हो गया, दो प्लैनेट के बीच में अगर जो भी डिस्टेंस होगा अगर वो डबल हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, 4 टाइम लेस होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, 4 टाइम लेस होगा, यानी 4 टाइम वो कम हो जाएगा, ठीक है।
यानी 4 टाइम फोर्स कम होगा अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो। ठीक है, समझ में आ गया? 4 टाइम लेस। अगर 3 टाइम बढ़ गया तो, अगर 3 टाइम बढ़ गया तो क्या होगा? 3 टाइम बढ़ गया तो 3 टाइम डिस्टेंस अगर बढ़ गया, हाँ कम तो होगा, कितना? कोई बच्चे कह रहे हैं 6, 6 कैसे आएगा? देखो ना, यहाँ पर 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, यानी 9 के 9 टाइम लेस होगा। कितना होगा? 9 टाइम लेस होगा। क्लियर है सबको? 9 टाइम क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ऐसी चीज आपको समझनी है। ठीक है, ओके क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट देखो। If the two bodies are spherical, the direction of the force always along the line joining the center of the two bodies and the distance between the center to be d। देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए सर्कुलर है, ठीक है, तो अगर इसका अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा है तो हम सेंटर से ले लेते हैं। इस तरीके से सेंटर से फोर्स एक्ट हो रहा है, और डिस्टेंस भी सेंटर से ही ले लेते हैं ना, यहां से यहां तक। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट स्फेरिकल हो गए तो ठीक है, लेकिन इरेगुलर शेप हो गए तो क्या होगा? then the direction of the force along the line joining their center of the mass and is taken to be distance between the two center of the masses। देखो, अगर मान लीजिए अगर इरेगुलर शेप है, इस तरीके से कोई शेप है दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इसका सेंटर क्या होता है? जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट होता है ना, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? देखो, आपने कभी आपके उंगली पर कोई चीज घुमाई है, ठीक है, कोई कार्डबोर्ड हो, कोई चीज घुमाई है, इस तरीके से रखकर घुमाई है का? देखो, ऐसा आपकी मान लीजिए आपकी उंगली है, तो इसके ऊपर आपने कोई चीज रखकर ऐसी घुमाई है क्या? स्पिनर घुमाई है ना, ठीक है, घुमाई है क्या? ठीक है, अब देखो, जहां पर भी आपके उंगली पर, ठीक है, बिल्कुल बुक वगैरह घुमाई है ना, तो बुक देखो, बुक आपके उंगली पर कब घूमेगी? जब आप उंगली कहां पर रख देंगे? देखो, ये बुक मान लीजिए ऐसा है, तो आपने यहाँ पर अगर उंगली रख दी तो बुक क्या घूम पाएगी? क्या घूम पाएगी? क्या आपने यहाँ पर अगर उंगली रख दी तो घूम पाएगी? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। अगर सेंटर पर, अभी सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर का मतलब होता है इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये यहाँ पर एक्ट करता है। सेंटर का मतलब क्या होता है? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? यहाँ पर एक्ट करता है। और जहां पर भी जिस भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एक्ट करता है ना, हम करते हैं कि वहां से हम क्या करते हैं? उस फोर्स को कंसिडर करते हैं, उस फोर्स का डायरेक्शन। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को भी वहां से कंसिडर करते हैं, अगर इरेगुलर, अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट का अगर शेप होगा तो। ठीक है, ये चीज को आपको समझना है। ठीक है, वो सेंटर, सेंटर किसे, मान लीजिए कोई चीज आड़ी टेढ़ी है, ठीक है, तो उसका सेंटर कौन सा हो जाएगा? जहां पर भी आप उसे अपने उंगली पर रेस्ट कर पाएंगे ना, जहां पर भी वो चीज आपके उंगली पर रेस्ट कर पाएंगी ना, बिल्कुल। एखादी वस्तू जर बघा, एखादी वाकडी तिकडे एखादी वस्तू असेल आणि जी आपल्या बोटावर जर व्यवस्थित जर राहिली, 2 ते 3 सेकंद जर व्यवस्थित राहिली, आपण काय म्हणतो? त्याचा सेंटर तिथं आहे, मग त्या पॉइंटवर त्याचा असतो सेंटर ऑफ मास म्हणतात त्याला, काय म्हणतात? सेंटर ऑफ मास। ठीक है बबीता, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनो अभी यहाँ पर। हाँ हाँ कृष्णा, हिंदी में लेंगे, ठीक है, एक मिनट। देखो, ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई चीज है, ठीक है, अगर इसका सेंटर कहां पर है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले चीज को आप लेंगे और आपकी उंगली पर रखेंगे उसे, ठीक है, और जहां पर भी आपकी उंगली पर ये 4-5 सेकंड के लिए, अगर मान लीजिए 4-5 सेकंड के लिए अगर स्टेबल हो गई, गिरी नहीं है, वो बन जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसका जो फोर्स है ना, वहां से कंसिडर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको समझना है वहां पर।
ओके, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। चलो चलो अभी देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का देखो। अभी फोर्स ऑफ, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अनुराग ये आपको नहीं आएगा, ये इरेगुलर शेप आपको नहीं आएगा, इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये अलग चीज है। ये आपको अभी नहीं आएगा, ये क्लास 12th में है, अभी आपको नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है अभी। ठीक है, और ना ही आपके सिलेबस में है, तो इसके बारे में आपको सोचने का नहीं है अभी। ठीक है, चलो अब चलो हम बात करते हैं अब यूनिट के बारे में। देखो फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही है ना। ठीक है, तो अब इस फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा क्या? फोर्स का यूनिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? चलो फोर्स का यूनिट मुझे बताओ एक बार। देखो ना पानी है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चलो मास का क्या होता है? m1 या फिर कोई भी मास हो, m2 का यूनिट क्या हो जाएगा मास का? मास का यूनिट बताओ। किलोग्राम, सही है। डिस्टेंस का, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, तो अब देखो हम किस तरह से यहाँ पर जी का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, सॉरी जी का हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं। जी का यूनिट फाइंड आउट करना बेटा, एक मिनट। फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इस जी का यूनिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? देखो अभी सबसे पहले देखो f है ना, इस f को यही रहने दो और इस d को इधर लेके आओ, मतलब f इंटू डी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा? जी m1 इंटू m2, क्लियर है ना। अब एक काम करो, m1 इंटू m2 ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, और इधर बचा हमारा अब g। अब देखो g क्या होता है? g हमारा बन गया f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है, ये बन गया। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर मैं न्यूटन लिख देता हूं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर मैं मीटर लिख देता हूं, लेकिन डी का स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है? डी का स्क्वायर है। हाँ मोहिनी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार होने दो इसके, ठीक है। डी का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं एम का स्क्वायर कर दूंगा, मीटर का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर क्या है? m1 इंटू m2, मतलब मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एक यूनिट, किसका? जी का, सॉरी जी का यूनिट बन गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, किस तरीके से? देखो हमारा क्या आ गया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर आ गया ना। तो आप क्या कर सकते हो? इस किलोग्राम को ऊपर लिख सकते हो, किस तरीके से? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। अब माइनस स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो ये नीचे था ना, डिनोमीटर में था, लेकिन जब हमने इसे ऊपर न्यूमीटर में लिख दिया तो इसे माइनस लेना पड़ता है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो ये दोनों भी यूनिट हो गए हमारे जी के, ठीक है, क्लियर है। और किसी ने कहा था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं उनको फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है। ओके, देखो अभी, देखो अभी सबसे पहले यूनिट किस तरह से फाइंड आउट करें? देखो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको? ओके राज, इतना समझ में आ गया ये वाला? विशाल एक बार रिफ्रेश करो, इतना समझ में आ गया? चलो इतना आ गया, तो आप काम करो, हमें क्या करना है? इस जी का यूनिट फाइंड आउट करना है ना, इस जी का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो जी को यही रहने दो ना, जी को यही रहने देना है ना। अनुराग एग्जाम में हाँ हो सकता है ना, आ जाएगा,
कह सकते हैं आपको, ठीक है। इस साल नहीं आएगा लेकिन अगले साल आ सकता है, इस साल नहीं आएगा। इस साल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस साल का क्वेश्चन बैंक आ गया है और मैंने क्वेश्चन बैंक चेक किया है, वहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले साल तो कोरोना नहीं होगा ना, अगले साल अगर आपके रेगुलर क्लासेस होंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी, तो आपको करना होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये डेरिवेशन देखो, ये हो गया। अब जी को यही रहने दो, यप इंटू इस डी को इधर लेके आओ। डी देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमीटर में है, इधर आ जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम इंटू एम टू, ठीक है। अब देखो जी को हमें यही रहने देना है, एम वन एम टू को इधर लेके आना है, एम वन एम टू इधर क्या है, न्यूमरेटर में है, इधर आ जाएगा तो डिनोमीटर में चले जाएंगे, मतलब एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो हमारा जी अब बन गया एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। अब हर एक का यूनिट लिख लो, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, यहाँ पर डी का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर कर दो। और मास का क्या होता है किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यहाँ पर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, इसका स्क्वायर कर दो, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, मिल गया। चलो देखो अभी जोहान्स केपलर के बारे में। देखो ये जोहान्स केपलर है ना, इनकी ही लॉ की स्टडी की थी, ठीक है। जो जोहान्स केपलर थे इन्होंने जो भी केपलर्स लॉ दिए थे ना, उनकी स्टडी न्यूटन साहब ने की थी, ठीक है। और उनके आधार पर ही उन्होंने इस केपलर्स लॉ के आधार पर ही उन्होंने अपना एक लॉ बनाया था, उसे हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो है हमारा फोर्स इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, इनके आधार पर ही की थी, ठीक है। जोहान्स केपलर वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। जो जोहान्स केपलर थे ना, एक जर्मन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब ये फेमस एक साइंटिस्ट थे तब के, ठीक है, टाइपो ब्रे, ठीक है। इनके उनको ये मदद करते थे लेकिन उनकी सडनली डेथ हो गई। उनके बाद उनके एरिया में एक ही स्कॉलर बचे थे, वो थे केपलर, एक ही स्कॉलर बचे थे केपलर। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने प्लानिटरी मोशन का एक लॉ दे दिया जो हमने अभी पढ़ा है उनके लॉ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इनके बारे में उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना था। चलो एमसीक्यू देखना है अभी। हाँ सिद्धि, क्वेश्चन बैंक में से आते हैं। आते हैं बेटा, क्वेश्चन बैंक में से आते हैं बिल्कुल। कृष्णा देखो, देखो कृष्णा देखो, एरोप्लेन का मास कम होता है अर्थ के मास से, ठीक है। अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? बेटा वो अट्रैक्ट करता है ना, वो अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन देखिए जिस फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है ना, उससे ज्यादा फोर्स वो क्या करता है क्रिएट करता है, ठीक है। और इसके वजह से जो प्रोपेलर होते हैं ना, उसी इंजन होते हैं ना, वो क्या करते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा एक फोर्स क्रिएट करते हैं, उसके वजह से वो ऊपर की तरफ वो ढकेला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर फोर्स अट्रैक्ट नहीं होता, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो इंजन होते हैं ना, वो इंजन क्या करते हैं उस फोर्स को अपोज कर देते हैं ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार वो क्या करते हैं वहां पर एक एक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ ढकेला जाता है। हाँ ओम बेटा, क्लास 10 का ही है, आज का फोर्थ लेक्चर था, ठीक है। चलो चलो एमसीक्यू लेंगे अभी, एमसीक्यू लेना है ना सबको। श्रेया बेटा आप कौन सी क्लास में हो, एक बार मुझे बताओ, अभी कौन सी क्लास में हो, 9th क्लास में हो क्या अभी 10th क्लास में हो आप? श्रेया कौन से क्लास में हो? क्लास 10th में हो ना, तो क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं ना हमारे,
श्रेया क्लास 10 के लिए क्वेश्चन बैंक का सेशन है ना हमारा, ठीक है, 8 बजे सेशन होता है ना हमारा, ठीक है, ठीक है। देखिए जो भी बच्चे क्लास 9th में है ना अभी, यानी जो भी बच्चे अभी क्लास 9th को पास किए हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली जिन्होंने क्लास 10th को पास किया है ना, उनके लिए क्वेश्चन बैंक नहीं है, उन्हें क्वेश्चन बैंक नहीं देखनी है, ठीक है। जो अभी क्लास 10 की एग्जाम देने जा रहे हैं अगले महीने में, ठीक है, जब भी एग्जाम होगी उनके लिए क्वेश्चन बैंक है, आपके लिए नहीं है। आपकी एग्जाम कैंसिल हो चुकी है क्लास 9th की, आपके पास जो भी बच्चा अभी क्लास 9th को जस्ट पास किए ना, उनके पास अभी ढेर सारा समय है, 1 साल बाकी है, समर बाकी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसी क्लास पर फोकस करना है, क्लियर है? चलो एमसीक्यू लेते हैं हम। चलो अभी आंसर दे दो, एक एक क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूं। देखो, the two factor affecting the magnitude of the force of gravity between the two object। देखो, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है ना, उस पर दो ही चीजें अफेक्ट कर पाती है, एक तो मास और दूसरा डिस्टेंस। मास बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो आंसर बन जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज द मास एंड डिस्टेंस। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। देखो, कई ढेर सारे बच्चों ने पूछा था कि मास क्या होता है। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी मैटर भरा हुआ होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है। वेट इज नथिंग बट द फोर्स, ये फोर्स होता है, ठीक है। और मैटर क्या होता है, कोई भी चीज उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो थोड़ा सा। चलो, केपलर थर्ड लॉ इज नोन एज, केपलर के थर्ड लॉ में क्या कहा गया है, ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बारे में है ना वो, ठीक है। वो किसके बारे में, पीरियड के बारे में। यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझो थोड़ा सा उसे। द केपलर सेकंड लॉ इज नोन एज, केपलर का सेकंड लॉ किसके बारे में है, इक्वल एरियाज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसके बारे में ना, एरियाज के बारे में। तो जो भी सेकंड लॉ उसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, when a planet orbits the sun, one of the foci of the elliptical orbit is, क्या होता है, द सन, मतलब एक फोकस पर क्या होता है, सन होता है, क्या हमने देखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एक यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है और एक बार उसे कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल 63% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसे मोशन कहते हैं ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, any falling object always attracted toward the center of the earth due to the gravitational force। 82% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। चलो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, वो अभी देने जा रहा हूं। द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय द ग्रेविटी, ठीक है। चलो ये था लास्ट क्वेश्चन, और एक बार टॉपर को बता दूं क्या टॉपर कौन है। तो टॉपर है वो, ओ नो गॉड, यहाँ पर टॉपर बताओ कितने हैं। देखो टॉपर कौन कौन है, ठीक है, श्रेयस, तृप्ति, तेजश्री, ठीक है। उसके बाद है असावरी, सांची, सिद्धि, संध्या, गिरिजा, कृष्णा, धनश्री, प्रांजल, पूजा, वंश, ये सारे टॉपर है फर्स्ट पर। सेकंड पर कौन कौन है देखो, हर्षवर्धन, आर्यन, अंश, यशराज, सोफिया, अमृता, पृष्टि, सालुंके, गोपाल कृष्णा, दिशा, श्रेया, पूजा, ठीक है। सोफिया तक सेकंड पर है, बाकी अमृता,
सृष्टि, साळुंके, दिशा, श्रेया, पूजा, शिवम, ऋषिकेश, सुनिधि, सुयश, रोहित, बबीता, कल्याणी, प्रांजलि, ये सारे सेकंड और फोर्थ पर है। ठीक है, कोई बात नहीं है, टॉपर डजेंट मैटर, कौन टॉपर है कौन लास्ट है डजेंट मैटर। तनिष्का आप कहाँ पर हो यार, मुझे पता नहीं चला ना। ठीक है, देखो यार ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक है, पहले एक दो बच्चे के मैंने नाम बता दिए, ढेर सारे बच्चे हैं। चलो बच्चों, चलो आज का सेशन यही पर हम खत्म करते हैं। चलो बाय बच्चों, मिलेंगे शाम को मिलेंगे। ठीक है, 6 बजे। कल्याणी बेटा मैं नोट्स क्या कर दूंगा, पोस्ट कर देता हूँ और उसको तुरंत बाद आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो बाय।